नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस अंक में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी। भारतीय खिलौना उद्योग में वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक आयात में 52% की गिरावट और निर्यात में 239% की वृद्धि दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट की एक महिला न्यायाधीश के अनुसार जेंडर न्यूट्रल न्यायपालिका के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान दोनों देशों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पंचायती राज मंत्रालय सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ और हरित गांवों को प्राथमिकता देगा। वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार परागण करने वाले कीटों की कमी को देखते हुए फूल स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेट की क्षमता विकसित कर रहे हैं। अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। चलिए अब समझते हैं आज की पहली मुख्य खबर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यहां सबसे पहले हम योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। इस योजना की अवधि वर्ष 2021 से 26 तक है। इस योजना का उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं को समग्र रूप से समझना और वैज्ञानिक ज्ञान को समाज के लाभ में उपयोग करना है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों अर्थात वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीव मंडल तथा उनकी जटिल अंतःक्रियाओं से संबंधित है। अब हम इस योजना के प्रमुख घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस योजना में वर्तमान में जारी 5 उप योजनाएं शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला एक्रोस ACROSS अर्थात एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। यह उपयोजना सतत पर्यवेक्षणों, गहन अनुसंधान एवं विकास, डायनेमिक मॉडल्स तथा सूचना के प्रसार व संचार की प्रभावी रणनीतियों को अपनाकर जलवायु व मौसम पूर्वानुमान पद्धति में सुधार करती है। दूसरा OSMART OSMART अर्थात ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इस योजना के उद्देश्यों में शामिल है महासागर क्षेत्रक से संबंधित सेवाओं, पूर्वानुमान एवं सलाह के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास तथा समुद्री और तटीय परिवेश में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। तीसरी उपयोजना है पेसर अर्थात पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। इसमें अंटार्कटिक कार्यक्रम, भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, दक्षिणी महासागर कार्यक्रम तथा क्रायोस्फीयर व जलवायु कार्यक्रम शामिल हैं। चौथी उपयोजना है SAGE अर्थात सिस्मोलॉजी एंड जियोसाइंस। इसमें भूकंपीय निगरानी एवं माइक्रोजोनेशन और जियोक्रोनोलॉजी अर्थात भू कालानुक्रम के लिए एक इकाई स्थापित करने सहित 6 गतिविधियां शामिल हैं। 5वीं व अंतिम उपयोजना है रीच आउट अर्थात रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। इसका उद्देश्य है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अर्थ सिस्टम साइंस RDESS को शामिल करना, पृथ्वी प्रणाली में कुशल कार्यबल विकसित करना आदि। चलिए अब समझते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर को। भारतीय खिलौना उद्योग में वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 तक आयात में 52% की गिरावट और निर्यात में 239% की वृद्धि दर्ज की गई। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की ओर से IIM लखनऊ ने भारत में निर्मित खिलौनों की सफलता की कहानी पर एक केस स्टडी की थी। इसी केस स्टडी में उपयुक्त आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ खिलौनों के निर्यात में बढ़ोतरी का भारत की दृष्टि से महत्व को समझ लेना बेहतर रहेगा। खिलौनों के निर्यात में बढ़ोतरी से वैश्विक खिलौना सप्लाई चेन में भारत के जुड़ने में मदद मिलेगी। इससे कारीगरों की आय में बढ़ोतरी होती है और श्रम उत्पादकता में समग्र वृद्धि होती है। खिलौना क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। अब हम यहाँ भारत में खिलौना उद्योग के संबंध में एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। भारत खिलौनों के शीर्ष निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2028 तक खिलौनों का निर्यात बढ़कर $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलौनों के आयात पर कोई प्रशुल्क नहीं लगाया जा रहा है। भारत का खिलौना बाजार काफी हद तक असंगठित है। इसमें चीन निर्मित खिलौनों का बाहुल्य है।
यहाँ पर खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू की गई पहलों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना भी महत्वपूर्ण रहेगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 जारी किया है। व्यापार और निवेश, डिजाइन एवं गुणवत्ता तथा स्वदेशी खिलौनों के बढ़ावा हेतु खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने घटिया स्तर के खिलौनों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए सैंपल टेस्टिंग को अनिवार्य किया है। अब हम खिलौना उद्योग से जुड़ी प्रमुख चिंताओं के संबंध में जान लेते हैं। इसमें कम कीमत वाले चीनी खिलौनों का प्रभुत्व है। यह सर्वाधिक प्लास्टिक गहन उद्योग है, अर्थात प्लास्टिक की बहुत खपत होती है। 3D मॉडल्स बनाने के लिए कम लागत वाली सॉफ्टवेयर तकनीक का अभाव है। अंत में हम स्कूली शिक्षा में खिलौनों की मदद से लर्निंग के लाभ को भी समझ लेते हैं। इससे अनुभव आधारित शिक्षा, टीम वर्क और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है। गणित, भाषा, विज्ञान आदि में लर्निंग के बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में मदद मिलती है। चलिए अब समझते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर को। सुप्रीम कोर्ट की एक महिला न्यायाधीश के अनुसार जेंडर न्यूट्रल न्यायपालिका के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की वकालत की है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति BV नागरत्ना वर्ष 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। यहाँ सबसे पहले हम भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति के संबंध में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त अब तक के सभी न्यायाधीशों में से केवल 4% न्यायाधीश ही महिलाएं रही हैं, जबकि शेष 96% पुरुष रहे हैं। न्याय विभाग के अनुसार वर्तमान में सभी हाई कोर्ट्स में नियुक्त सभी न्यायाधीशों में से केवल 13% महिला न्यायाधीश हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों में केवल 30% महिला न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जरूरत या आवश्यकता को समझ लेना महत्वपूर्ण रहेगा, जो इस प्रकार है। इससे महिलाओं में न्याय पाने और अदालतों के माध्यम से अपने अधिकारों का प्रयोग करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। महिला न्यायाधीश प्रजनन संबंधी अधिकारों, लैंगिक आधार पर हिंसा, पारिवारिक कानूनों जैसे जेंडर विशिष्ट मुद्दों से जुड़े मामलों में बेहतर अंतर्दृष्टि ला सकती हैं। अंत में हम महिलाओं को सशक्त बनाने में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में भी एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। न्यायालय संवैधानिक लक्ष्यों को लागू करने और उन्हें मजबूत बनाने में भूमिका निभाता है। इनमें सभी के लिए समानता सुनिश्चित करना, मूल अधिकारों की सुरक्षा जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना शामिल है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत नियोजन में किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाई गई है। न्यायपालिका द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया जाता है। न्यायपालिका की पहल से महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विशाखा दिशा निर्देश और निर्भया सुधार लागू किए गए हैं। इसी प्रकार शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। चलिए अब समझते हैं आज की चौथी मुख्य खबर को। 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान दोनों देशों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक काठमांडू में आयोजित हुई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित मुख्य समझौते इस प्रकार हैं। दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में सहयोग करेंगे। नेपाल अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट पनबिजली अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्यात करेगा। इसरो अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से नेपाल के मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ भारत के लिए नेपाल के महत्व को समझ लेना बेहतर रहेगा। नेपाल की भारत और चीन के बीच सामरिक भौगोलिक अवस्थिति है। इस तरह यह दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सुरक्षा बफर के रूप में कार्य करता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बफर देश ऐसे देश को कहते हैं जो भौगोलिक रूप से दो प्रतिद्वंदी या शत्रुतापूर्ण संबंधों वाली दो बड़ी शक्तियों के बीच अवस्थित होता है। दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों से आतंकवादी और माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलती है।
अब हम भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुख्य तथ्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1950 में हस्ताक्षरित भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार है। भारत की पड़ोस प्रथम या नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल को प्राथमिकता प्राप्त भागीदार देश का दर्जा दिया गया है। यदि आर्थिक सहयोग की बात की जाए तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वित्त वर्ष 2019-20 में दोनों देशों के बीच 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ था। रक्षा क्षेत्र में भी नेपाल भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाली सैनिकों की भर्ती की जाती है। दोनों देशों के बीच समय समय पर सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देश लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए दोनों देशों के बीच 1971 से ऊर्जा विनिमय समझौता लागू है। यहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र में भारत और नेपाल की कुछ प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर रहेगा। महाकाली संधि के तहत 6480 मेगावाट की पनबिजली परियोजना पर तथा ऊपरी कर्नाली परियोजना के तहत 900 मेगावाट पनबिजली परियोजना पर समझौते किए गए हैं। भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी, जो कि भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है, और नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ने वाली दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन स्थापित की गई है। इसका निर्माण और वित्त पोषण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने किया है। अंत में हम भारत और नेपाल के बीच बहुपक्षीय सहयोग के संबंध में भी जान लेते हैं। दोनों देश कई बहुपक्षीय मंचों के सदस्य हैं, जैसे BBIN, यह बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच एक मोटर वाहन परिवहन समझौता है। बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी दोनों देश सदस्य व सहयोगी हैं। चलिए अब समझते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर को। पंचायती राज मंत्रालय सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ और हरित गांव को प्राथमिकता देगा। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना अर्थात ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP में 9 थीम्स या विषय अपनाए हैं। इनमें स्वच्छ और हरित गांव 5वीं थीम है। यहाँ स्वच्छ से आशय स्वास्थ्य एवं उत्पादक जीवन के लिए साफ पेयजल, स्वच्छता एवं प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराने से है। यहाँ हरित से आशय बेहतर आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन से है। आगे बढ़ने से पहले हम स्वच्छ और हरित गांव के लक्ष्यों को समझ लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था अर्थात सर्कुलर इकोनॉमी के लाभों को अपनाना, संधारणीय गांवों का विकास करना तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के उद्देश्यों को प्राप्त करना, जैसे SDG 7 जो वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की बात करता है, तथा SDG 13 जो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की बात करता है। अब हम स्वच्छ एवं हरित गांव के तहत शामिल प्रमुख क्षेत्रकों के संबंध में जान लेते हैं। स्वच्छ और हरित गांव के तहत कार्रवाई हेतु 10 क्षेत्रकों की पहचान की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रक इस प्रकार हैं। खुले में शौच मुक्त गांव, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय, स्वच्छ एवं हरित आंगनवाड़ी, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना एवं रसायनों के उपयोग में व्यापक कमी लाना, स्थानीय समितियों को मजबूत करना और उनकी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय आदि भी इस स्वच्छ एवं हरित गांव पहल में शामिल हो गए हैं। यहाँ स्वच्छ और हरित गांव की दिशा में शुरू की गई पहलों, अप्रोच एवं योजनाओं को जान लेना भी बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार हैं। पहला, जैविक एवं प्राकृतिक खेती। इसके तहत परंपरागत कृषि विकास योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक वैल्यू चेन विकास मिशन आदि शामिल हैं। दूसरा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। इसके लिए PM प्रणाम अर्थात PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ योजना की घोषणा की गई है। तीसरा, वेस्ट टू वेल्थ को बढ़ावा देना। इसके लिए गोवर्धन अर्थात गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन तथा सतत अर्थात सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। अंत में हम ग्राम पंचायत विकास योजना अर्थात ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है। इस योजना के तहत यह कल्पना की गई है कि ग्राम पंचायत गांवों के विकास के लिए पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं बनाएंगी। पंचायती राज मंत्रालय जीपीडीपी को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। वर्तमान दिशा निर्देशों में विकास के मुख्य विषयों में शामिल हैं आत्मनिर्भर अवसंरचना, गरीबी से मुक्ति, आजीविका का विस्तार, सुशासन आदि। चलिए अब जानते हैं आज की छठी व अंतिम मुख्य खबर को। वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार परागण करने वाले कीटों की कमी को देखते हुए फूल स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेट की क्षमता विकसित कर रहे हैं। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। पेरिस में पेंसी पुष्प पादपों पर एक अध्ययन से पता चला है कि कीटों की घटती संख्या को देखते हुए पुष्पी पादप अपने अंदर स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेट का विकास कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम परागण अर्थात पॉलिनेशन की प्रक्रिया के संबंध में एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। पादप में लैंगिक जनन के लिए परागण अनिवार्य होता है। परागण की प्रक्रिया के दौरान नर पराग कोश से पराग कण मादा वर्तिकाग्र अर्थात फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन या स्वपरागण ऑटोगेमी। यह एक ही पुष्प में पराग कोश से पुष्प वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण है। क्रॉस परागण एलोगेमी, इसमें अलग अलग पादपों के पुष्प पराग कोश से अलग अलग पादपों के पुष्प वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि क्रॉस परागण की प्रक्रिया कीट जैसे मधुमक्खी, ततैया, भृंग इत्यादि तथा पक्षी, चमगादड़ आदि के माध्यम से संपन्न होती है। अब हम यहाँ क्रॉस परागण वाले पुष्पी पादपों का स्वपरागणक के रूप में उद्विकास या इवोल्यूशन से संबंधित चिंताओं को समझ लेते हैं, जो इस प्रकार है। क्रॉस परागण से पादपों के डीएनए में नए लक्षण शामिल होते हैं। इससे पादप की भावी पीढ़ियां बीमारी, सूखे एवं अन्य खतरों को सहने की बेहतर क्षमता विकसित कर लेती है। स्वपरागणक की वजह से पुष्पी पादपों में पर्यावरण संबंधी भावी परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा स्वपरागण वाले पुष्पी पादपों में सेल्फिंग सिंड्रोम दिखाई देता है। इस सिंड्रोम के कारण फूलों के आकार, फूलों के मकरंद के उत्पादन, पराग उत्पादन, सुगंध उत्पादन आदि में कमी होने लगती है। इससे पारितंत्र में एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। इसमें पादपों से कम मात्रा में मकरंद का उत्पादन होता है। इससे कीट पतंगों के लिए उपलब्ध आहार की कमी होने लगती है। साथ ही उनकी संख्या में और तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप क्रॉस परागण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंत में हम परागण करने वाले कीटों की संख्या में गिरावट के प्रमुख कारणों को समझ लेते हैं। कृषि एवं शहरीकरण के कारण भूमि उपयोग में जारी बदलाव, कृषि कार्य हेतु रासायनिक दवाओं, फफूंदनाशकों और कीटनाशकों तथा आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का बढ़ता उपयोग तथा बढ़ती आक्रामक विदेशी प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन। चलिए अब हम सुर्खियों में रहे स्थल को भी जान लेते हैं। आज चर्चा में है मॉरिशस। कैबिनेट ने संयुक्त रूप से लघु उपग्रहों के विकास के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। यहाँ मॉरिशस के संबंध में आधारभूत बातों को समझ लेना महत्वपूर्ण रहेगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। यदि इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात की जाए तो मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। मॉरिशस चागोस द्वीप समूह डियोगो गार्सिया सहित पर संप्रभुता का दावा करता है। हालांकि इस दावे को लेकर ब्रिटेन के साथ उसका विवाद है। अंत में हम मॉरिशस की भौगोलिक विशेषताओं को भी देख लेते हैं। ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट और ब्लैक रिवर यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। ग्रैंड बेसिन और ट्रोकनका यहाँ की मुख्य झीलें हैं। पिटोन डे ला पेटिट रिविएरे नोइरे यहाँ का उच्चतम बिंदु है। चलिए अंत में हम संक्षिप्त सुर्खियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा भागीदारी अर्थात साउथ एशियन रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने में भारतीय रेलवे को सहायता दी जाएगी।
इस समझौता ज्ञापन के तहत सेवाओं के लिए तकनीकी सहायता दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा भागीदारी अर्थात साउथ एशियन रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप पहल के अंतर्गत दी जाएगी। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा भागीदारी अर्थात साउथ एशियन रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड इंडिया का प्रमुख क्षेत्रीय ऊर्जा कार्यक्रम है। दूसरा, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। आरबीआई ने अपने अपडेटेड केवाईसी नो योर कस्टमर मास्टर दिशा निर्देशों में पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की परिभाषा को संशोधित किया है। आरबीआई ने दिशा निर्देशों को बेहतर तरीके से स्पष्ट करने के लिए संशोधन किए हैं। संशोधन से संबंधित अधिसूचना के अनुसार पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन वह व्यक्ति है जो किसी अन्य देश में प्रमुख पद पर या लोक अधिकारी पद पर आसीन है। ऐसे व्यक्तियों में शामिल हैं राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण पदाधिकारी। तीसरा, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य में एक शोध अध्ययन किया था। इस अध्ययन के अनुसार बढ़ते तापमान की वजह से पक्षी ऊंचे स्थानों की ओर प्रवास करने लगे हैं। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। चौथा, सोहराई पेंटिंग। सोहराई पेंटिंग जीआई टैग प्राप्त एक जनजातीय भित्ति चित्रकला है। इसे वर्ष 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह कला शैली झारखंड के हजारीबाग में प्रचलित है। यह चित्रकारी मुख्य रूप से स्थानीय फसल कटाई मौसम और विवाह समारोहों के दौरान की जाती है। पांचवा, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ ट्रस्ट कच्छ रण उत्सव के दौरान भगवान शिव के लाइव दर्शन का आयोजन कर रहा है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे गुजरात तट पर स्थित है। इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। छठा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग छूट और टैरिफ पर कथित आपसी मिलीभगत के लिए कुछ वैश्विक डिलीवरी कंपनियों की भारत में स्थित इकाइयों की जांच कर रहा है। इन कंपनियों में जर्मनी की DHL, अमेरिका स्थित यूनाइटेड पार्सल सर्विस तथा फेडेक्स शामिल है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में की थी। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सातवां, मरीन कमांडोज मार्कोस। मार्कोस ने लाइबेरिया के एक जहाज में चालक दल के सभी 21 सदस्यों को बचाया। मार्कोस की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। यह भारतीय नौसेना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। आठवां व अंतिम, ट्राइकोडर्मा। वैज्ञानिकों ने एक नया दानेदार चूना आधारित ट्राइकोडर्मा जैव कीटनाशक उर्वरक विकसित किया है। ट्राइकोलाइन ट्राइकोडर्मा और चूने को एक सिंगल उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। इससे किसानों को ट्राइकोडर्मा और चूने को साथ उपयोग करने में आसानी होती है। ट्राइकोलाइन फसल उत्पादन में जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक दोनों के रूप में कार्य करता है। ट्राइकोडर्मा एक फंगल जैव नियंत्रक अभिकारक अर्थात बायो कंट्रोल एजेंट है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह अंक आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।